अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। ये एक सच्चा वाकया है जो मेरी कज़न की बीवी के साथ पेश आया। वो बताती हैं कि मेरी बहन की शादी थी। मुझे ज़रूरी गांव जाना था। इससे पहले भी कई दफ़ा गांव जाने का इरादा किया, लेकिन फिर मुलतवी कर देती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन अब बहन की वजह से जाना पड़ा। जब वहां पहुंची तो वहां एक रौनक लग गई। अगली सुबह रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकली तो रास्ते में किसी ने मेरी चादर पकड़ ली पीछे से। जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक फकीरनी खड़ी थी जिसका मेरा लिबास, खुश्क होंठ, गंदे बाल थे। इसको देखकर मुझे एक झटका लगा। ये तो वो थी जिसके हुस्न पर पूरे गांव के लड़के फिदा थे, जिसके सर पर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था, मगर आज वो दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। मैं इसे पूरे 5 साल बाद देख रही थी। वो मेरी बेहतरीन दोस्त सीमा थी, जिससे मेरी 17 साल पुरानी दोस्ती थी और जिसके बगैर मेरा और मेरे बगैर इसका ना दिल लगता था ना वक्त गुजरता था। जिसकी वजह से मेरी बड़ी बहन मुझसे चिढ़ जाती थी कि मुझे लगता है कि मेरी जगह इसने ले ली है और कहती थी कि तुम मेरी कम और इसकी सगी बहन ज्यादा हो। सीमा हमारे घर का एक फर्द थी। जब हम बड़े हुए तो हमारी शादी की बातें चलने लगी, लेकिन वो बहुत घबराई और फिक्रमंद थी क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो। वो शादी करके कहीं मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। एक बार एक शादी में हम लोग शरीक थे। एक खातून हमारे पास आकर हमारे नाम पते पूछने लगी। मैंने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी, मगर कुछ दिनों के बाद वो खातून अपने दोनों बेटों का हमारे लिए रिश्ता लेकर आ गई। बड़े भाई का मेरे लिए और छोटे भाई का सीमा के लिए। मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया और इन्होंने हाँ कर दी। सीमा के घर वालों की तरफ से भी हाँ हो गई। शादी के दिन करीब आ गए। मेरी बड़ी बहन ने मुझे समझाया था कि अब तुम्हारा सीमा के साथ दो रिश्ते हैं, देवरानी और जेठानी का रिश्ता, जो निहायत नाजुक रिश्ता है। अब तुम लोग ज्यादा एक साथ रहोगे और तुम दोनों को हर बात में बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैंने बहन को कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रही हैं। मेरा और सीमा का साथ बहनों जैसा है। हमारा तो सालों का अरमान पूरा हो रहा है। हम देवरानी जेठानी बाद में हैं, दोस्त पहले हैं। मैं और सीमा शादी करके एक घर पहुंच गए। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में मेरा बेटा और सीमी की गोद में इसका बेटा आ गया। मेरे मियाँ की नौकरी शहर में लग गई थी। वो पढ़े लिखे थे, इसलिए इनको शहर में ही नौकरी मिली थी। वो जिद कर रहे थे कि मैं और मेरा बेटा उनके साथ शहर चले, जबकि मेरा दिल किसी सूरत शहर जाने के लिए राजी नहीं था। आखिर मेरे शौहर चले गए। जब वो आते तो खूब सारे तोहफे लाते। हमारी एक बेटी भी हो गई। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। जिस घर में हम रहते थे, इस घर के बीच में एक छोटी सी दीवार थी। एक हिस्से में मैं और एक हिस्से में सीमा रहती थी। ये हिस्से तो बस नाम के लिए थे, वरना हम इकट्ठे रहते थे। अब मैं दोबारा उम्मीद से हो गई थी, मगर सीमी के यहाँ एक बेटे के बाद दोबारा औलाद नहीं हुई। इस बार मेरे शौहर ने जिद पकड़ ली कि तुम मेरे साथ शहर चलो, यहाँ अकेली कैसे रहोगी। हमारे बड़े बेटे का दाखिला भी स्कूल में करवाना है। मेरे सारे ससुराल वालों ने भी कहा कि वो ठीक कह रहे हैं, नाशुक्री मत करो। सबके समझाने पर मुझे मजबूरन मानना पड़ा, मगर मैं दिल से खुश नहीं थी। ते ये पाया कि विलादत के बाद शहर चली जाऊंगी। जिस दिन ये फैसला हुआ, इस दिन सीमा मेरे पास आई और उदासी से बोली, तुम चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। मैंने इसका हाथ पकड़कर इसको समझाते हुए कहा, इन्होंने वादा किया है कि वो हर महीने मुझे तुमसे मिलवाने आते रहेंगे, इसने कहा मैं तुमको बहुत याद करूंगी। मैंने कहा कि शहर कौन सा दूर है, तुम मुझसे मिलने आ जाया करना और मैं भी आ जाया करूंगी। फिर वो मेरे गले लगी और हम दोनों बहुत उदास थे। कुछ वक्त गुजरा। मेरे यहाँ छोटे बेटे की विलादत हुई। सुर्ख सफेद बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा सबको बहुत प्यारा था। मेरे शौहर ने कहा, तुम नहीं जानती,
तुम ने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इस बार तैयार रहना। मैं आऊंगा तो तुम सब मेरे साथ शहर चलना। और इनको 2 महीने बाद आना था। शौहर के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे शाम की चाय पी रहे थे। मेरे देवर ने कहा कि भाभी आप चली जाएंगी तो उदासी हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा। उसकी इस बात पर मैंने कहा कि तुम लोग भी चलो ना। वो बोला मैं क्या करूंगा जाकर, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। कम से कम यहाँ जमीन पर काम करके बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। सीमी बिल्कुल सर झुकाए गुमसुम बैठी हुई थी। मेरा दिल अजीब हो गया, मगर मैं भी मजबूर थी। शौहर के हाथों और बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत में बेचैनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत में बोझलपन आ गया, मिजाज चिड़चिड़ा हो गया, बिला वजह बच्चों का गुस्सा आ जाता। सबसे छोटे बेटे की तबीयत भी खराब थी, वो भी बहुत रोता था। सीमी ने कहा इसके पेट में दर्द ना हो। हम दोनों इसको डॉक्टर के पास क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने इसको दवाइयाँ दे, इसको थोड़ा सा आराम आया, लेकिन रात को फिर इसने रोना शुरू कर दिया। मैं, सीमी और मेरा देवर हम सब इसको चुप कराते कराते थक गए, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना क्यों रो रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम दोबारा डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, इससे फर्क आ जाएगा। इन दवाइयों से इस बच्चे को काफी आराम आया तो हमें सुकून मिला, लेकिन अभी 2 ही दिन गुजरे थे, इसको तेज बुखार चढ़ गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। इसका सफेद रंग नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो गया। मैं और सीमी इसको डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन इसको आराम नहीं आया। मैंने परेशान होकर शौहर को फोन कर दिया, वो भी शहर से गांव के लिए रवाना हो गया। इन्होंने कहा कि तुम तैयार हो, हम इसको शहर लेकर किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरा सेहतमंद बच्चा दिनों में सूख गया था। अगली सुबह शौहर ने पहुंच जाना था, मगर जब अगली सुबह वो आए तो मेरा बेटा इस दुनिया से मुंह मोड़ के बहुत दूर जा चुका था। फजर के वक्त इसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। मैं सख्ती की हालत में बैठी थी और मेरे शौहर का गम से अलग बुरा हाल था। मेरे ऊपर कयामत गुजर गई थी। इसकी मौत के 15-20 दिन तक मैं गम से निढाल बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे शौहर बच्चों का कोई होश नहीं था। सब कुछ सीमी ने संभाला हुआ था। अभी बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। मैं बिल्कुल टूट के रह गई। मेरे शौहर को दफ्तर से फोन आ गया, इनका शहर जाना जरूरी था। वो वापस चले गए, जबकि मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली भी नहीं थी। अभी मैं इन दिनों गम से निढाल पड़ी हुई थी कि मेरी बड़ी बेटी माहिन को तेज बुखार चढ़ गया। इसका बुखार बढ़ता जा रहा था। मैं बदहवास होकर रह गई। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी थी। अब मुझमें मजीद गम उठाने की सकत नहीं थी। सीमी मेरे पास बैठी मुझे हौसला दे रही थी। मैं सब देख रही हूँ, तुम परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ, जिस तरह तुम मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर सीमी मेरे और मेरे बच्चों की देखभाल कर रही थी। दिन रात वो हमारे लिए भाग भाग कर काम करती थी। रात वो हमारे पास रहती, मुझे जबरदस्ती खाना खिलाकर दवाई देकर मेरे बच्चों को सुलाकर ही जाती थी। एक दिन आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी नजर कमरे से बाहर गई, जहां मुझे किसी का साया नजर आया। मेरे कमरे से बाहर सहन नजर आता था। वो साया झुका हुआ था और मेरे सहन की मिट्टी खोद रहा था। मैं गनूदगी और कमजोरी में ये सब देख रही थी, और सब देखते देखते मैं दोबारा सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली और वक्त पर निगाह पड़ते ही मैं धक से रह गई। दोपहर के 3 बजे थे। मैंने सोचा क्या मैं इतनी देर सोती रही हूँ। मैंने अपने बराबर लेटे दोनों बच्चों को देखा जो बेखबर सो रहे थे। मेरी बेटी माहिन को अभी भी बुखार था, इसलिए सीमा ने भी मुझे नहीं जगाया। मैं उठने की कोशिश करने लगी कि अचानक करीब से किसी के रोने की आवाज कानों में आई। मैं घबरा गई। मैंने सोचा ये तो सीमी की आवाज है। मैं दीवार का सहारा लेते आहिस्ता कदमों से इसकी तरफ आई। सीमा अपने बेटे को गोद में लिए
रो रही थी। इसके बेटे के हाथ पैर बिल्कुल मुड़े हुए थे और इसकी सांस बहुत तेज थी। मैं इसकी हालत देखकर डर गई। मैंने कहा, क्या हो गया सिमी? मेरे देवर ने गमगीन आवाज में कहा। पता नहीं भाभी क्या हो गया। सुबह उठते ही ये आपके कमरे में आया कि बच्चों के साथ खेल सके, मगर आप सब सो रहे थे। ये बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टरों को भी दिखाकर लाए हैं, अचानक ये हालत हो गई है। सिमी की हालत बहुत अबतर थी क्योंकि वो इसका इकलौता बेटा था और इसकी अपने बेटे में जान बसी हुई थी। मैंने कहा, तुम लोग परेशान ना हो, मैं इनसे बात करती हूँ। मैंने अपने शौहर का नाम लिया। तुम दोनों इनको लेकर शहर निकलो, वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अंदर से मैं भी परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सीमी भी किसी ऐसे कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। अगली सुबह बस की टिकट हो गई। मैं अपनी खराब तबीयत के साथ और दुखते बदन और चुपराते सर के साथ अपने बच्चों और सीमी को संभाल रही थी, मगर अगली सुबह जाने की नौबत ही ना आई। रात इसके बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं वहशत भरी नजरों से सीमी को बैन करते देखती रही और फिर खौफजदा बैठी थी। क्या हमारे बच्चों को किसी की नजर लग गई है? जब सिमी के बेटे का जनाजा उठा तो सिमी गश खाकर गिर गए। मेरे शौहर भी आ चुके थे। हमारे घर का हर शख्स टूट सा गया था। अब मुझे अपने दोनों बच्चों की फिक्र हो रही थी। मुझ में अब किसी गम उठाने की बर्दाश्त नहीं थी। मेरे शौहर और देवर शाह साहब को लेकर हमारे घर आ गए। मैंने जल्दी से दुपट्टा लेकर नकाब कर लिया। वो ताजियत के लिए आए थे। शाह साहब हमारे गांव की मस्जिद के बड़े थे और साथ ही इनका हिज्रा था। जुमरात को मस्जिद में बयान करते थे और नौरानी चेहरे वाले बहुत परहेजगार नेक बुजुर्ग थे। इनके अल्फाज और आवाज में ऐसा जादू था कि सामने वाला इनका गर्विदा हो जाता। अभी वो ताजियत के लिए आए थे तो अपने मखसूस अंदाज में नरम लहजे में बात कर रहे थे। अचानक बात करते करते रुक गए। फिर वो जैसे हवा में कुछ सूंघने लगे और इधर उधर देखते हुए बोले, पता नहीं क्यों मुझे फिजा में शैतानी बू महसूस हो रही है। फिर वो मेरे हिस्से की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचकर वो मेरे कमरे के बाहर सहन में बने कच्चे फर्श के पास ठहर गए। फिर इस जगह रुककर गौर से इस मिट्टी को देखने लगे। मैं इनसे दूर खड़ी सब देख रही थी। इन्होंने मेरे शौहर से कहा, यहाँ से मिट्टी हटाओ। मेरे शौहर मिट्टी हटाने लगे। अचानक जमीन के अंदर से जो चीजें निकली, इन्हें देखकर मैं चकरा गई। मिट्टी का एक पुतला था और इस पुतले के साथ एक पर्ची थी जिस पर कुछ लकीरें बनी हुई थी और इस पर्ची पर माहिन का नाम लिखकर इस पर क्रॉस का निशान था। हम सब बेयकीनी की कैफियत में थे। अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ। जिस रात मुझे बुखार था, मैंने शहर में साया देखा था जो मेरे कमरे के बाहर मिट्टी खोद रहा था। मेरे शौहर और देवर ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और कहा, ये किसका काम है? शाह साहब ने मेरे देवर से कहा, आपकी बेगम की तबीयत कैसी है? वो परेशानी से बोला, शाह साहब बहुत ज्यादा बुरा हाल है। शाह साहब ने कहा, क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? उसने कहा, जी जी आ जाएं, दम भी कर दीजिएगा और दुआ भी कर दीजिएगा। सीमी बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाह साहब की आमद का सुनकर बड़ी मुश्किल से उठ बैठी। फिर आहिस्ता से इनको सलाम किया। शाह साहब ने इसके करीब पहुंचकर जोर से सांस ली और फिर इनके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोले, जो तुमने किया है इसका फल तुम्हें मिला है। दुनिया मुकाफाते अमल है। तुमने दूसरे की गोद उजाड़नी चाहिए, मगर तुम्हारी अपनी गोद उजड़ गई। अपनी दुनिया भी बर्बाद की और आखिरत भी। शाह साहब की बातों पर हम सब हैरानगी से देख रहे थे। अचानक सीमी ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई। इसे एक दौरा पड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मैं क्या करती? मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? हम एक साथ पले बड़े, एक साथ मैट्रिक किया, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। हमारी शादी भी एक दिन हुई और एक ही घर में हुई, मगर इसका शौहर मेरे शौहर से खूबसूरत और काबिल था। हालांकि मैं इसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा हसीन थी और इसके शौहर की शहर में नौकरी लग गई, जबकि मेरा शौहर अनपढ़ था। इसका शौहर इसे चीजें लाकर देता, जबकि मेरे शौहर के ऐसे हालात नहीं थे। फिर मेरे यहाँ एक बेटे के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, जबकि ये 3 बच्चों की माँ बन गई। अब जब बच्चे बड़े हो रहे थे और इसके शौहर को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र सता रही थी,
اور وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کو شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھتا، اور میں یہیں رہ جاتی، یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی، اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر میں اس پر عمل کروا کے اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی اور میں کیسے برداشت کر لیتی یہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا، یہاں پر جو بھی سب سے پہلے چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس وقت میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کر دے چکی تھی اور جانتی تھی سب سوتے رہیں گے مگر ماہی ضرور اٹھ کے باہر آئے گی۔ مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب لوگ سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا اور پھر مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنا سر پیٹتی رہی اور چیختی رہی، اور میں نے بے یقینی سے سیمی کو دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ سب غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر روں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی۔ میرا دل رو رہا تھا۔ سیمی میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا، جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تمہیں اگر کوئی مسئلہ تھا، کوئی دشمنی تھی تو وہ مجھ سے نکال لیتی، مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نفرت سے روتے ہوئے بولی۔ سیمی بولی، مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر۔ میں نے کہا، میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی کیونکہ میں جان گئی ہوں اللہ کا بدل بہترین ہے، مجھے کچھ بھی نہیں بولنا۔ اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنی بیٹی کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا۔ اب وہ گاؤں کی گلیوں اور بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی ہے۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی کیوں اپنے گاؤں نہیں جاتی تھیں۔ حسد سب سے برا جادو ہے جو کرنے والے اور جس سے کیا جائے دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کالا علم اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہیں۔ جی دوستو، تو آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو لائک کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں اور مجھے بتایا کریں آپ کو کس طرح کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں روزانہ اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتی رہوں گی، اسی طرح اچھے اور سچے قصے آپ لوگوں کو سناتی رہوں گی۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیں، کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔